एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का जब आप ब्रेक डाउन करते हो तो हम इसको 4 फील्ड में डिवाइड करके देख सकते हैं: सोशियो कल्चरल, फिजिकल बायोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। नाउ सोशियो कल्चरल जो वन ऑफ द मेन ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में, वहाँ पर जब आप सोसाइटी या कल्चर के, खासकर कल्चर के बारे में बात करते हो तो कल्चर के कई एस्पेक्ट में से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकल कर आता है उसका यूनिवर्सलिस्ट, पर्टिकुलरिस्ट और उसका जनरलिस्ट फैक्टर। ये क्या है और इनके बीच में किस प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है और इसकी रेलेवेंस और सिग्निफिकेंस क्या है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। यूपीएससी में आप एंथ्रोपोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को देखोगे, इस टॉपिक के ऊपर से कई बार क्वेश्चन को पूछा है, बट बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि इस टॉपिक पे से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिकॉज वो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करना चाहता है और डायरेक्ट ना पूछ करके घुमा फिरा के इन क्वेश्चन को एग्जामिनेशन के अंदर में मास्क करके दे रहा होता है। पेपर 2 में भी इस साल कई सारे क्वेश्चंस 2024 में ऐसे आए जहाँ पर वो मास्किंग की गई थी। बच्चों को लगा कि ये थोड़े वेग क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो सरप्राइजिंग एलिमेंट के तौर पे लाए गए हैं, शॉर्ट नोट में सब शॉक को दे करके हमारे पेशेंस को टेस्ट करना चाह रहे हैं कि हम अपना काम को मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सो दैट वाज व्हाट वाज डन इन पेपर 2 दिस ईयर। तो जब आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बनाओगे ना, आपको इन सारी चीज़ों में डिफिकल्टी नहीं होगी। तो आज हम यहाँ पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी को लाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूनिवर्सलिज्म या यूनिवर्सलिस्ट एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर ये कहता है कि कल्चर के कुछ ऐसे फीचर्स या एलिमेंट हैं दैट सीम्स टू बी प्रीटी मच यूनिवर्सल और प्रेजेंट एवरीवेयर इन एवरी सोसाइटी और एवरी कल्चर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड द डेफिनेशन ऑफ मैरिज एज सच, सो मर्डॉक हैज गिवन हिज डेफिनेशन, कैथलीन गो की डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है, मॉर्गन की डेफिनेशन है, नोट्स एंड क्वेरीज में भी आपको डेफिनेशन एक देखने को मिल जाएगी। तो बहुत सारे लोगों ने, प्रिचर्ड ने डिफाइन किया हुआ है। इन डेफिनेशन के अंदर में जो पॉइंट या क्राइटेरिया उसको यूज किया गया है मैरिज की यूनिवर्सल एस्पेक्ट को दिखाने के लिए, वो हमें हर एक सोसाइटी में नहीं देखने को मिलता है और इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी के लिटरेचर में एक क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या मैरिज का इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सल है कि नहीं। लेकिन मर्डॉक ने जैसा कि अपने 250 सोसाइटीज का जब एक सर्वे किया और सोशल स्ट्रक्चर 1949 में जब वो पब्लिश करते हैं, तो उनके हिसाब से मैरिज एक यूनिवर्सल फिनोमेना, एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन के तौर पे देखने को मिलता है। और डेफिनेटली हमारे नॉलेज में भी जो कम्युनिटीज, जो सोसाइटीज हैं, बारिंग फ्यू ऑफ द एक्सेप्शन जहां पर कुछ ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं एप्लीकेबल होते हैं, बट मैरिज इज लार्जली अ यूनिवर्सल फिनोमेना, एटलीस्ट फॉर नाउ। फ्यूचर क्या है मैरिज का, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, बट एट प्रेजेंट लगभग हर एक सोसाइटी, हर एक कल्चर में किसी न किसी फॉर्म में मैरिज या मैरिज के समानांतर कोई एक सिस्टम, कोई एक इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, जिसका बेसिक फंक्शन क्या हो सकता है, रेगुलेशन ऑफ द ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है, इसी तरीके से जर्नलिस्ट एस्पेक्ट भी होता है। यूनिवर्सलिस्ट क्या था, हमने बात किया, ऐसी चीजें, ऐसे एलिमेंट ऑफ द कल्चर विच सीम्स टू बी प्रीटी मच प्रेजेंट एवरीवेयर अक्रॉस द ग्लोब इन ऑल द सोसाइटीज एंड कल्चर। नाउ जर्नलिस्ट क्या है, जर्नलिस्ट एस्पेक्ट सोसाइटी का या कल्चर का ये एस्पेक्ट होता है जो कहता है कि कुछ ऐसे फीचर्स या एलिमेंट हैं कल्चर के जो बहुत सारी सोसाइटीज में प्रेजेंट है पर सारी सोसाइटीज में नहीं प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन मैनी बट नॉट ऑल, यूनिवर्सल ऑलमोस्ट ऑल। ठीक है, और तीसरा जो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, तीसरा जो पोल एक्सट्रीम आ जाता है, वो क्या है, पर्टिकुलरिज्म। सर्टन फीचर और एलिमेंट ऑफ द कल्चर दैट सीम्स टू बी कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, अ ग्रुप, अ रीजन। कुछ ऐसी कल्चर की विशेषता जो हर एक समुदाय, हर एक समाज, हर एक सभ्यता में नहीं पाई जाती है, कुछ एक सभ्यताओं के अंदर में ही आपको देखने को मिलेगी। नाउ इस पे से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है, और क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, रिलेटिविज्म विज अविज ह्यूमन राइट्स। तो रिलेटिविज्म क्या है, रिलेटिविज्म कल्चर की पर्टिकुलैरिटी की तरफ आपको इशारा करता हुआ देखने को मिलेगा। रिलेटिविज्म इज अ की कंसेप्ट इन एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर, और जब आप इस रिलेटिविज्म की बात करते हो तो ये क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि किसी भी कल्चर को उसके खुद के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। यानी हर एक कल्चर की एक यूनिकनेस है और उस यूनिकनेस की वजह से हमें एक स्पेसिफिसिटी को मेंटेन करना है। क्यों मेंटेन करना है, क्योंकि कल्चर सारे के सारे यूनिक है, सबका एक अपना हिस्टोरिकल पास्ट रहा है, सबकी ग्रोथ और इवोल्यूशन के अंदर में देयर आर फैक्टर्स विच आर क्वाइट इंडिविजुअलिस्टिक एंड यूनिक टू दैट पर्टिकुलर कल्चर। सो यू कैन नॉट जज some other culture on the basis of the experiences and the learning that you had in your culture. किसी दूसरे के कल्चर को आप अपनी शिक्षा और अपनी समझ के आधार पर देखोगे तो गलत होता है। जिस सामने वाले कल्चर को आप देख रहे हो ना, उसको उसी के ऐनक से देखने की कोशिश कीजिए, उसी के चश्मे से देखने की कोशिश कीजिए, है ना। कई बार आपको देखने को मिलता है एक कम्युनिटी के अंदर में आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजन, बुत परस्ती कह सकते हैं,
वो गलत मानी गई है, शिर्क माना गया है, मान लीजिए उसको, इट्स नॉट अलाउड, तो दूसरी कम्युनिटी को वो एंटागोनाइज करके देखेगी कि इनके बीच में, इनके अगर मूर्ति पूजन हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। सिमिलरली वो दूसरी कम्युनिटी जब इस कम्युनिटी को देखेगी तो कहेगी अच्छा यहाँ तो टोटल बॉडी को कपड़े से कवर करने का ट्रेडिशन आपको देखने को मिल रहा है, चलन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि हो सकता है विमेन के राइट और विमेन के एम्पावरमेंट के अगेंस्ट। तो जब हम ये जजमेंट को देख रहे हैं ना, जजमेंट कर रहे हैं, तो हम अपने कल्चरल नॉलेज और अपनी एनकल्चरेशन, अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे जो हमें पता है उसके आधार पे कर रहे हैं, पर हम उसका हिस्टोरिकल पास्ट को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या फिर स्पेसिफिकनेस के ऊपर जाने की नहीं कोशिश कर रहे हैं। तो रिलेटिविज्म हमें यह सीख देता है कि वी हैव टू, इफ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अनदर कल्चर, इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द लेंस ऑफ दैट ओन कल्चर। अपनी परिभाषा के आधार पर दूसरे की कल्चर की व्याख्या नहीं की जा सकती है ना। रिलेटिविज्म के जस्ट अपोजिट एक कंसेप्ट होता है जिसको आप एथनोसेंट्रिसिज्म भी कहते हो, जो एक कल्चरल ह्यूमनाइजेशन की तरफ भी इशारा कर रहा होता है और मानता है आप किसी और के कल्चर को अपने कल्चर के स्टैंडर्ड के आधार पर इवैल्यूएट कर रहे हो। और यहाँ से रेसिज्म की टेंडेंसी भी आ सकती है, सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी की भी टेंडेंसी आ सकती है, और भी कई सारी मैल प्रैक्टिस आ सकती है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट लगातार इस चीज़ को, ट्रेंड को मना करते हैं और रिलेटिविज्म की तरफ फोकस करते हैं। तो रिलेटिविज्म इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलरिस्ट एस्पेक्ट, जो कहता है कि हर एक कल्चर का अपना एक एक्सपीरियंस है, अपनी एक हिस्ट्री है, उसकी एक यूनिकनेस है, और कुछ ऐसी प्रैक्टिस है जो कि सिर्फ उन्हीं में हो सकता है पाई जाती हो या कुछ और कल्चर में पाई जाती हो। आपके कल्चर में वो नहीं मिल रही है तो आप उसको सही या गलत, सुपीरियर या इन्फीरियर, अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हो। यूनिवर्सलिज्म ऑन द कॉन्ट्ररी ये कहता है कि देर आर सर्टेन एलिमेंट्स और देर आर सर्टेन universal values which are applicable to the entire human community, to the entire human community, और यहीं से जन्म लेता है what we call as the human rights का phenomena। human rights का phenomena जो क्या कहता है कि सारे के सारे जो humans हैं उनके कुछ basic fundamental rights हैं। जैसे आपके कंट्री के अंदर में होता है ना, देश के अंदर में संविधान हमें बताता है क्या हमारे राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज है, वैसे ही by being a human, जैसे बाय बीइंग अ सिटीजन यू कैन हैव फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज इन अ पर्टिकुलर कंट्री, जो कंट्री बाय कंट्री बदल सकते हैं। सिमिलरली बाय बीइंग द ह्यूमन, एक इंसान के तौर पर आपके कुछ मूल अधिकार होते हैं। देयर आर सर्टेन वैल्यूज विच आर यूनिवर्सल टू द एंटायर ह्यूमन रेस इन जनरल। तो ये यूनिवर्सलिज्म ह्यूमन राइट्स के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हो। कई बार अब हम जब इनके एलिमेंट्स को, यानी कि रिलेटिविज्म और ह्यूमन राइट्स को देखेंगे तो इनके बीच में कई बार एक टक्कर, एक कॉन्ट्रडिक्शन आपको देखने को मिलता है। रिलेटिविज्म का एग्जांपल आप ले सकते हो, कुछ कम्युनिटीज के अंदर में फॉर एग्जांपल कोई ऐसी मैल प्रैक्टिस हो रही है जो कि वहीं पे आपको देखने को मिल रही है। आपके हिसाब से जब आप ह्यूमन राइट्स के लेंस से देखोगे तो कुछ प्यूबर्टी राइट्स किए जा रहे हैं, ऑलराइट, या फिर मैरिज किसी प्रकार की जा रही है, आपके तो गलत है, ह्यूमन राइट्स के हिसाब से वो गलत है। लेकिन अगर हम वहां पर एक्सट्रीम रिलेटिविज्म को अप्लाई करते हैं तो रिलेटिविस्ट हो सकता है, जो एक्सट्रीम रिलेटिविस्ट होगा वो क्या कहेगा कि नहीं, ये तो उस पर्टिकुलर सोसाइटी का एक यूनिकनेस है, ये उनके सभ्यता के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से, वी हैव नो राइट टू पास जजमेंट ऑन दैट। तो यहाँ पर दोनों कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर में आते हैं। आप एज्यूम कीजिए कि किसी कम्युनिटी के अंदर में सती जैसी कोई प्रैक्टिस होती है, या बाल विवाह होता है, चाइल्ड मैरिज आपको देखने को मिल रहा होता है, ठीक है, या कास्ट सिस्टम होता है। अब आप अगर इसको जस्टिफाई करने लगो कि ये उस कल्चर का एक यूनिक फिनोमेना है, तो यहां पर क्या होगा, अगेंस्ट ह्यूमन राइट आप चले जाओगे। रिलेटिविज्म को अपनाते अपनाते आप ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट चले जाओगे। तो एक बैलेंस को स्टक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट बोथ ऑफ दीज एस्पेक्ट। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो पर्टिकुलर कल्चर में ही पाए। जैसे आप देखोगे हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज दुनिया में बहुत सारी, इंडिया में अंडमान निकोबार में 6 कम्युनिटीज हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स मतलब अपनी इकोनॉमी कैसे चलाते हैं, हंटिंग गैदरिंग से। कुछ होते हैं जो दुग्ध उत्पादन से, पेस्टोरलिज्म, हर्डिंग से अपनी आजीविका को पाते हैं, कुछ एग्रीकल्चर से पाते हैं। तो अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग तरीके होते हैं। अब हंटिंग गैदरिंग के अंदर में भी आप देखोगे, यहां पर आपको इमेज जो देखने को मिल रही है ये कुंग्स की पॉपुलेशन की है ना, जो कहां की एक अफ्रीका का ट्राइबल पॉपुलेशन है, ग्रुप है, प्रिमिटिव ग्रुप आपको देखने को मिलता है। और यहां पर आपको कजाक्स की पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, जो कहां का एक ग्रुप है, जो मंगोलिया के अंदर में आपको देखने को मिलता है। अब दोनों हंटर गैदरर्स है, बट इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, इनके जो इनिशिएशन राइट्स एंड रिचुअल्स हैं, और जो मेथड और टेक्निक जिस तरीके की चीजों को ये यूज कर रहे हैं, वो टोटली अलग है। हंटिंग गैदरिंग दोनों कर रहे हैं, दोनों ट्राइबल पॉपुलेशन है, दोनों प्रिमिटिव ग्रुप है, बट दोनों के तौर तरीके, रिचुअल्स, कस्टम, प्रैक्टिस एंड द एलिमेंट इन्वॉल्व इन द हंटिंग एंड गैदरिंग आर डिफरेंट, जो कि उनकी एक यूनिकनेस को दिखा रहे होते हैं।
है ना, उनकी एक यूनिकनेस को दिखा रहे होते हैं। इसी तरीके से आप देखोगे कई सारे कल्चर में मैरिज हो रही है, बट मैरिज एक जैसे तरीके से नहीं हो रही, या मैरिज की फील्ड कोई यूनिफॉर्म नहीं है कि किससे आप कर सकते हो किससे नहीं कर सकते हो। तो देयर आर सर्टेन फीचर विच आर यूनिवर्सलिस्ट। मैरिज हर जगह हो रही है, अब उसमें भी कई जगहों पर कजन मैरिज हो रही है, कई जगहों पे कजन मैरिज नहीं हो रही, तो उसको आप जर्नलिस्ट की कैटेगरी में डाल सकते हो। एंड देन वहां पर एक पर्टिकुलरिस्ट कैटेगरी आ जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के सेंस में जब आप बात करते हो, तो हमारी मैरिज के अंदर में सप्तपदी आपको देखने को मिलती है, जो आप 7 फेरे लेते हो। अब दुनिया में बहुत सारी कम्युनिटीज में मैरिज हो रही है, बट इस प्रकार का एक स्पेसिफिक रिचुअल आपको दूसरी कम्युनिटीज में यूजुअली नहीं देखने को मिलता है। तो वो हमारी एक यूनिकनेस को दिखा रही है। मैरिज हर जगह हो रही है, कजन मैरिज कुछ जगह पर हो रही है, कुछ जगह पर नहीं हो रही है, लेकिन जो कुछ सर्टेन रिचुअल है, राइट्स है, सर्टेन एलिमेंट्स है, वो क्वाइट स्पेसिफिक है टू वन पर्टिकुलर कल्चर। सो इस वे में हम कल्चर के अलग अलग एस्पेक्ट को पढ़ते हैं, और इस वे में हम इस डिबेट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, द डिबेट बिटवीन द ह्यूमन राइट्स एंड रिलेटिविज्म। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, उसको भी आप चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ तो हमने काफ़ी आसान शब्दों में, सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की। डिटेल में भी आप एक वीडियो इसको वहाँ पर देख सकते हो। आई होप आपका सारा ये आइडिया क्लियर हो चुका होगा। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट है, या फिर आप इस ऑप्शन को लेकर के यूपीएससी की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो, पिछले लगभग 8-9 साल से नंबर 1 ऑप्शन रहा है, और एक समय यहाँ पर 200-400 बच्चे इस ऑप्शन को लेकर के आगे बढ़ते थे मेंस में। आज के समय ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ऑप्शनल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि मेंस दे रहे हैं इस ऑप्शन से। 1200-1300 बच्चे बैठ रहे हैं, यानी कि 10 टाइम्स यहाँ पर इंक्रीज आपको देखने को मिलता है। एंड डिस्पाइट दिस इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, पिछले 10 सालों में नंबर बढ़ा है, उसके पहले नहीं था। इस इंक्रीज नंबर के बावजूद इसका जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है, सक्सेस रेट भी बढ़ता जा रहा है। और टॉपर्स की तो इसको फैक्ट्री कहा जाता है। कोई भी दूसरा ऑप्शनल इतनी कंसिस्टेंसी के साथ, डिस्पाइट बीइंग सो पॉपुलर होने के बाद कई बार जो ऑप्शन होते हैं वो ढेर हो जाते हैं, 4-4, 5-5 साल उसमें से कोई आता ही नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन एंथ्रो इतना पॉपुलर हुआ है 2016 के बाद से, और उसके बाद भी लगातार टॉपर। 2017 में टॉप 10 में 4 रैंक, पहली रैंक एंथ्रो की थी। 18 में दूसरी रैंक दे दी। 19 के अंदर में लगभग 1 डजन रैंक आपको देखने को मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट 20 में आता हो फिर से ऑल इंडिया रैंक 1 दे दी शुभम कुमार। पहले अनुदीप दुर्शेट्टी थी, फिर सेकंड रैंक अक्षत जैन आए, फिर यहाँ पर शुभम कुमार फर्स्ट रैंक लेकर के आए। सिमिलरली 21-22 में भी ट्रेंड होता है। इनफैक्ट 22 में टॉप 10 में 4 रैंक दे दी, 3, 5, 7, 8। बाकी तो आप छोड़ दिए पूरी लिस्ट। बाकी लिस्ट में तो डबल मतलब ट्रिपल आपको देखने को मिलेंगे। 30-30 लोग आपको देखने को मिलते हैं 100-100 के नंबर में। और वापस से 2023 में लोगों ने सोचा कि चलो कितनी बार ये होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 साल से रोज हो रहा है। 7वीं बार तो नहीं होगा, पर 7वीं बार भी हुआ। 2023 में फिर से टॉप 5 में 2 रैंक एंथ्रो ने दी। तो हाईएस्ट सक्सेस रेट, सबसे बेटर स्कोरिंग पोटेंशियल है। आप देखो, लोगों को लगता है ये एक जनरल फिनोमेना, सबको पता है कि ह्यूमैनिटीज़ में कम नंबर लाने के पोटेंशियल होते हैं, साइंस में ज़्यादा नंबर लाने के पोटेंशियल होते हैं। पर वो पोटेंशियल भी कितना, मैथ में नंबर आपके ज़्यादा आ सकते हैं। कनिष्क कटारिया नाम के एक कैंडिडेट है, जिनको आप देखोगे मार्क्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा, 361 नंबर आए मैथ्स का ऑप्शन लेकर के। ही वॉज अ टॉपर। और लक्ष्मी नागप्पन, जिनके बारे में आपने शायद उतना नहीं सुना होगा अगर आपका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन नहीं है। शी वॉज नॉट AIR 1, 2, 3, 4, 5, बट स्टिल शी मैनेज्ड टू स्कोर 362। 1000 में से उनके GS के मार्क्स थे 401 या 2, और उनके ऑप्शन में 500 में से जो नंबर थे वो 362 थे, जो कि मैथ्स फिजिक्स जैसे ऑप्शन से भी जाता है। और ये ऐसा नहीं कि तुक्का लग गया, 350, 335 मल्टीपल टाइम्स हर साल लोग आ रहे हैं। अक्षत जैन, वसीम भट्ट, सचिन गुप्ता, लगातार आपको देखने को मिलेगा इस तरीके के मार्क्स आपके आ रहे हैं, है ना। और इनमें से किसी का भी एंथ्रो बैकग्राउंड नहीं था। तो इट इज़ द ओनली सब्जेक्ट जहां पर आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए। ये ग्राउंड न्यूट्रल है। सब लोग डे 1 से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। दूसरे ऑप्शन में कई बार क्या होता है कि उतना बेसिक पे कोई जाता नहीं है। सबको लगता है कॉमन सेंस बच्चे को पता ही होगा, पर आपने बचपन में ध्यान से नहीं पढ़ा है तो काफ़ी आपका लॉस हो जाता है।